क्लास 12th हिंदी, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। हम देखेंगे सबसे पहले लेखक परिचय और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। जीवन परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुस्तकें व भाषण। देकार्ड्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917। द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948। हु आर द शूद्राज 1946। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। डॉटर्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी 1923। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965। हिनीहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिटिज्म 1956। इनकी पत्रिका संपादन है मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता। साहित्यिक विशेषताएं यदि हम देखें तो बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अपने मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। अब हम देखते हैं इसका सारांश। तो यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ जो है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया है। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। सारांश। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है,
परंतु यह श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि ये मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज प्रतिपाद्य क्या है? इस चैप्टर का 2 चैप्टर है, इसमें एक ही साथ। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यतः होने चाहिए। वो है समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनमें लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। सारांश क्या है इसका? लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के बस में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बस में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्ययार्थ सिद्धांत का पालन करता है। सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ दिए हुए हैं। पहला है विडंबना, जिसका अर्थ है उपहास का विषय, पोषक यानी बढ़ाने वाला, समर्थन स्वीकार,
आपत्तिजनक यानी परेशानी पैदा करने वाली बात। अस्वाभाविक जो कि सहज ना हो। करार अर्थात समझौता। दूषित यानी कि दोषपूर्ण। प्रशिक्षण किसी कार्य के लिए तैयार करना। निजी यानी अपनी या व्यक्तिगत। दृष्टिकोण विचार का ढंग। स्तर श्रेणी या स्थिति। अनुपयुक्त उपयुक्त ना होना। आयाती यानी कि नाकाफी। तकनीक यानी विधि। प्रतिकूल विपरीत। चारा होना यानी कि अवसर होना। पैतृक पिता से प्राप्त। पारंगत पूरी तरह से कुशल। प्रत्यक्ष आंखों के सामने। गंभीर यानी कि गहरे। पूर्वलेख जन्म से पहले भाग में लिखा हुआ। उत्पीड़न अर्थात शोषण। विवशतावश मजबूरी से। दुर्भावना यानी कि बुरी नीयत। निर्विवाद यानी कि बिना विवाद के। आत्मशक्ति अंदर की शक्ति। खेदजनक दुखदायक। नीरस गाथा उबाऊ बातें। भ्रातृत्व भाईचारा। वांछित यानी कि आवश्यक। संचारित फैलाया हुआ। बहुविधि अनेक प्रकार। आवाद बिना किसी रुकावट के। गमन आगमन आना जाना। स्वाधीनता आज़ादी। जीविकोपार्जन रोजगार जुटाना। आलोचक निंदक। तर्कयुक्त समीक्षक। वजन रखना यानी कि महत्वपूर्ण होना। तथ्य अर्थात वास्तविक। नियामक यानी कि दिशा देने वाला या दिशा देने वाले। उत्तराधिकार पूर्वजों या पिता से मिलने वाला अधिकार। नानाजन यानी ज्ञान प्राप्त करना। विशिष्टता अलग पहचान। सर्वथा सब तरह से। बाजी मार लेना जीत हासिल करना। उत्तम श्रेष्ठ। कुल परिवार। ख्याति प्रसिद्ध। प्रतिष्ठा सम्मान। निष्पक्ष भेदभाव रहित। तकाजा आवश्यकता। नितांत बिल्कुल। औचित्य उचित होना। याला पड़ना संपर्क होना। व्यवहार्थ जो व्यावहारिक हो। कसीटी जांच का आधार कसौटी है वो। अब है इसमें क्वेश्चन जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन दिए हुए हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा वाले के निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारे जो पेपर में आते हैं वो वाले हैं। ये विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार है ये कहा जाता है कि आधुनिक समाज का कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानना है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है।